हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। वेल स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का 7वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक स्टूडेंट्स हमने आपको 6 लेक्चर में बहुत कुछ काफ़ी समझा चुके हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम आपको एग्जैक्टली प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बताएंगे। एग्जैक्टली प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, और स्टूडेंट्स एक वर्ड होता है टर्गर प्रेशर, वो भी आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली टर्गर प्रेशर क्या होता है। बट आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कुछ स्टडी किया था स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसा आपको पता है स्टूडेंट्स, हम करंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा जरूर रिवाइज करेंगे प्रीवियस लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताया था। ऑस्मोसिस क्या होती है एग्जैक्टली, ऑस्मोसिस की डिस्कवरी किसने की थी, ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स। हमने आपको बताया था इसकी डिस्कवरी जो थी वो नॉलेट ने की थी। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने डेफिनेशन बताई थी आपको कि ऑस्मोसिस जो होती है जिसमें वाटर का डिफ्यूजन होता है, और वाटर यानी सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ स्टूडेंट्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेमी परमिएबल में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता है, लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में सॉल्वेंट के साथ कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट्स भी डिफ्यूज़ हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें स्टूडेंट्स, तो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे वाटर का फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑफकोर्स ये एक पैसिव प्रोसेस होगा, राइट। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर ये पैसिव प्रोसेस है तो सिंपल सी बात है, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये एक डाउन हिल प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स। ये भी चीज़ ध्यान रखना, वाटर जो मूव करता है स्टूडेंट्स वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। या इस डेफिनेशन को हमने 2 टर्म और बताए थे स्टूडेंट्स, या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करता है, वाटर मूव करता है। एक हमने आपको हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक रेस्पेक्ट में बताया था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करता है, क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो होता है स्टूडेंट्स वहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है। इस ऑस्मोसिस को पता लगाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझाया था एग्जैक्टली कैसे ऑस्मोसिस होती है। हमने आपको बताया था, हमने पोटैटो लिया था स्टूडेंट्स, पील्ड पोटैटो लिया था, और उसको हमने उसके अंदर शुगर सोल्यूशन को फिल किया था, और उस पील्ड पोटैटो को हमने एक बीकर में रखा हुआ था, प्योर वाटर में रखा हुआ था। फिर हमने आपको बताया था कि कैसे इसके अंदर ऑस्मोसिस होती है बेसिकली, राइट। ये कैसे उसका लेवल बढ़ता है, उसके अंदर लेवल बढ़ना भी हमने आपको सिखाया था। यानी बेसिकली हमने आपको ऑस्मोस्कोप बनाना बताया था कि ऑस्मोस्कोप बना के कैसे आप कर सकते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेशन। फिर हमने आपको ऑस्मोसिस में भी 2 टर्म बताए थे, एक एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। बेसिकली आज हम उसको और अच्छे से प्लांट्स और एनिमल सेल को प्योर वाटर में रख के दिखाएंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस में रख के दिखाएंगे। फिर हमने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को डिफेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं, या फिर रेट ऑफ ऑस्मोसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला हमने आपको कॉन्सेंट्रेशन बताया था, जो कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसमें अंडर डिजोल्व है, और दूसरा हमने प्रेशर ग्रेडिएंट। ये सभी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्रीवियस लेक्चर वाला वीडियो देख सकते हो। लेक्चर नंबर 6 ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताता, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर में स्टूडेंट्स हमने आपको एक थीसल एक्सपेरिमेंट करके, थीसल फनल एक्सपेरिमेंट था बेसिकली, करके बताया था स्टूडेंट्स कि कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र किया जाता है, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर भी बताया था स्टूडेंट्स हमने, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बताया था। यहाँ भी हम डिटेल में उसके बारे में नहीं करेंगे स्टडी, लेकिन हमने आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बताया था कि एग्जैक्टली ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये सब थीसल एक्सपेरिमेंट बताया था। फिर हमने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन भी बताई थी, एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हमने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन के बाद मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, पाई इज इक्वल्स टू CRT। ये जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये होगा। उसमें हमने आपको पूरा आई भी ऐड किया था। आई का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, वो सब कुछ हमने आपको समझाया था। आई क्या होती है स्टूडेंट्स, सी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, और इनकी वैल्यू हमने आपको आर की वैल्यू भी समझाई थी, टी की वैल्यू भी समझाई थी, कैसे आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट।
ये सभी चीज़ें हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, राइट, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट्स, हमने आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बताया था। ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी ऑस्मोसिस करने का पोटेंशियल। अभी हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से इनको समझ लीजिएगा और दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा कि क्या एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और क्या एग्जैक्टली ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। फिलहाल अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लाज्मोलाइसिस। सबसे पहले इस प्लाज्मोलाइसिस को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं फिर से एक सेल लूँगा और उस सेल को अलग अलग सॉल्यूशंस में रख के आपको कुछ वर्ड समझाने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद उसी सेल को हम लेके उसी सॉल्यूशन में हम प्लांट की सेल रखेंगे। पहले हम एनिमल की सेल लेंगे, उसको रखेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, फिर हम प्लांट की सेल को अच्छे से देखेंगे, और फिर हम आपको फाइनली प्लाज्मोलाइसिस पे लेके चलेंगे। फिर आपको बताएंगे एग्जैक्टली प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग अभी प्लाज्मोलाइसिस भले लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसको स्टार्ट करेंगे थोड़ी समय बाद। तो पहली आज की हमारी जो हेडिंग है स्टूडेंट्स, दैट इज एग्जैक्टली प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। अब इस प्लाज्मोलाइसिस को समझिएगा स्टूडेंट्स कि प्लाज्मोलाइसिस में बेसिकली क्या हो रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, प्लाज्मोलाइसिस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर हम इस प्लाज्मोलाइसिस की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम इसमें एक एनिमल सेल लेते हैं। अब हालांकि इस पे आने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशन समझाता हूँ। कंडीशन आप समझिएगा, हम एनिमल सेल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, एनिमल सेल। इस एनिमल सेल को गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, इस एनिमल सेल को 3 अलग अलग कंडीशन में हम रख के देखेंगे। ये रही हमारी एनिमल सेल और ये रहा सॉल्यूशन आइसोटोनिक। सबसे पहला सॉल्यूशन हमने जिसमें इस एनिमल सेल को रखा है स्टूडेंट्स, वो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने एनिमल सेल को रखी है। अब आप ये बताओ स्टूडेंट्स कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम एनिमल सेल को रखेंगे तो क्या होगा। आइसोटोनिक का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अच्छा आइसोटोनिक में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सॉल्यूशंस है जो आइसोटोनिक होते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 0.9% NaCl और 5% ग्लूकोज ये आइसोटोनिक होते हैं। मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.9% NaCl एंड 5% ग्लूकोज, ये आइसोटोनिक होते हैं। फिलहाल अब जब भी आपने इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली होगा क्या वो ध्यान से समझिएगा। जितना वो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो भी कॉन्सेंट्रेशन है जितना इधर है उतना ही अंदर भी है। इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आएगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसका नेट मूवमेंट जो होगा 0 होगा। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स नेट मूवमेंट 0 होगा, यानी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स ना इधर से उधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा। नेट मूवमेंट 0 होगा स्टूडेंट्स। सेम इसी कंडीशन को अगर हम इस सोल्यूशन को हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, ये हमने आइसोटोनिक लिया था, इस वाले कंडीशन को हम हाइपोटोनिक लेते हैं। अब आप बहुत अच्छे से आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन जो है वो अगर हाइपोटोनिक है, इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक होगा, यानी सेल कैसी होगी, हाइपरटोनिक होगी। अब आप ये अच्छे से बताइए स्टूडेंट्स, अगर ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली हम वाटर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो मूवमेंट होगा इसमें वो बेसिकली ऐसे होगा, अंदर की तरफ मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स। अंदर की तरफ मूवमेंट होगा मतलब इसके अंदर एंडोऑस्मोसिस होगी, और अगर एंडोऑस्मोसिस होगी स्टूडेंट्स तो ये सेल टर्जिड हो जाएगी, होगी या नहीं, और एक पर्टिकुलर समय के बाद ये सेल रप्चर हो जाएगी। इसका मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होगा, इसमें होगा सबसे पहला स्टूडेंट्स एंडोऑस्मोसिस। सबसे पहली पॉइंट इसमें वाटर अंदर एंटर करेगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। दूसरा स्टूडेंट जो सेल होती है वो टर्जिड हो जाएगी, सो सेल बिकम्स टर्जिड। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, जो सेल टर्जिड हुई है स्टूडेंट्स वो फाइनली रप्चर हो जाएगी। ऐसे ही वाटर एंटर करते रहा तो वो सेल रप्चर कर जाएगी। फिर हम इसी सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स, इसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे स्टूडेंट्स,
हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे। जब इसमें आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखोगे इसका मतलब ये सेल जो है ये हाइपोटोनिक है, यानी ये जो एनिमल की सेल है अब यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन अंदर है, बाहर है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसका मतलब यहाँ से इस सेल में से वाटर बाहर आना स्टार्ट होगा, इसका मतलब यहाँ से सेल बाहर आना स्टार्ट होगा। और आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी सेल बाहर आना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को, जब भी वाटर बाहर आता है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस स्टूडेंट, जब वाटर बाहर आएगा तो सेल फ्लैसिड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स बेसिकली एक्सोऑस्मोसिस, और यहाँ पे जो होती है सेल बिकम्स फ्लैसिड, या यूँ कह लो स्टूडेंट्स ये सेल जो होती है वो श्रिंक कर जाएगी, राइट। सेल फ्लैसिड हो जाएगी, सेल श्रिंक कर जाएगी। ये तो कंडीशन थी बेसिकली एनिमल्स पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे रखने पे क्या होगा, इसमें कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, नो नेट मूवमेंट, यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, नेट मूवमेंट इसका जीरो होगा। इसमें ये मूवमेंट होगा, उसमें ये मूवमेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ऑफ सेम कंडीशन हम यहाँ पे एनिमल सेल की जगह प्लांट सेल लेंगे। तो प्लांट सेल में क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्लांट सेल स्टार्ट करते हैं, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये आपको अगर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। एनिमल सेल जो होती है उसके पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल के पास स्टूडेंट्स सेल वॉल होती है। यस, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, और यहीं से स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है, अब हम स्टूडेंट्स दूसरा जो होता है उसमें हम बात करते हैं एनिमल सेल की, प्लांट सेल की। प्लांट सेल सेम वही कंडीशन है स्टूडेंट्स, यहाँ हम प्लांट सेल को जैसे हमने वहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम इसी में ऐसे ही करने वाले हैं। सबसे पहला कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये रहा हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन, और इस आइसोटोनिक सोल्यूशन में हमने एक प्लांट की सेल को रख दिया इस सोल्यूशन में, आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लांट की सेल, यहाँ पे वैक्यूल वगैरह सब कुछ होगा। अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी नो नेट मूवमेंट, यहाँ पे कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, और अगर आइसोटोनिक होता है तो नेट मूवमेंट जीरो होता है। वेल, ये तो अच्छे से पता है। आगे आते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप इसको रखते हो तो ये स्टूडेंट्स आपकी सेल है, ये रहा आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी ये सेल का सोल्यूशन जो होगा स्टूडेंट्स ये हाइपरटोनिक होगा, राइट। अब ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब स्टूडेंट्स वाटर जो होगा वो मूव करेगा उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी वाटर मूव करेगा यहाँ से अंदर की तरफ, यानी कि स्टूडेंट्स में एंडोऑस्मोसिस होगा। और अगर एंडोऑस्मोसिस होगा तो अगर इसके अंदर एंडोऑस्मोसिस होगा स्टूडेंट तो सेल टर्जिड हो जाएगी, राइट। लेकिन क्या ये सेल, जैसे हमने एनिमल सेल थी वो रप्चर कर दी थी, क्या ये रप्चर करेगी कि नहीं करेगी, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो पहला इसमें ये है कि इसमें अंदर होगा स्टूडेंट्स एंडोऑस्मोसिस। दूसरा, ये टर्जिड होगी या नहीं, यस टर्जिड होगी स्टूडेंट्स, ये टर्जिड होगी। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, टर्जिड होगी, लेकिन ऐसे ही वाटर इसमें एंटर करते रहा, तो क्या ये जो सेल हमने बनाया है स्टूडेंट्स, क्या ये रप्चर करेगी या नहीं करेगी, यानी ये क्या सेल रप्चर करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी स्टूडेंट्स। क्यों नहीं करेगी, उसका रीज़न है, यानी सेल जो होती है वो डज नॉट रप्चर। क्यों, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है रिजिड सेल वॉल, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स बेसिकली दिस प्लांट सेल, राइट, सेल डज नॉट रप्चर due to presence of rigid cell wall। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक रिजिड सेल वॉल होती है, उस रिजिड सेल वॉल की वजह से ये रप्चर नहीं करेगी, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये रही तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन में हाइपरटोनिक सोल्यूशन है।
हाइपरटोनिक सोल्यूशन में बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, ये आपकी एनिमल सेल नहीं, हम प्लांट सेल बनाना है हमें, तो ये बेसिकली प्लांट सेल है स्टूडेंट्स। इस प्लांट सेल को ध्यान से समझिए। अब ये सोल्यूशन स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक है, इसका मतलब ये हाइपोटोनिक है, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो हाइपोटोनिक से वाटर बाहर निकलेगा, इसका मतलब स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो होगा एक्सोऑस्मोसिस। इसका मतलब यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस होगा। वेल ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस होगा, अच्छी बात है, हमें पता है एक्सोऑस्मोसिस होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, एक्सोऑस्मोसिस होगा। अब इसी चीज़ को मैं आपको प्लाज्मोलाइज सेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस प्लांट सेल से ही। हालांकि इसके बारे में अभी मैं आपको आगे चल के डिटेल में लिखाऊंगा कि एग्जैक्टली प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है और कौन सी उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, वो भी बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि प्लाज्मोलाइसिस सेल में और डी प्लाज्मोलाइसिस में फ़र्क क्या है। यहाँ से स्टूडेंट्स वाटर बाहर आना स्टार्ट होगा, यहाँ से वाटर बाहर आया, यहाँ से वाटर सबसे पहले अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो वाला एरिया है स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ से वाटर बाहर आएगा, फिर उसके बाद इसका जो सेल ये वैक्यूल है वहाँ से वाटर बाहर आना स्टार्ट होगा। और जब यहाँ से वाटर बाहर आना होगा स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, तो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी इसका मतलब जब इसका बहुत सारा कंटेंट वाटर बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट्स, तो मैं एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर इसी स्टेज से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आए स्टूडेंट्स कि एक प्लाज्मोलाइज सेल और डी प्लाज्मोलाइज सेल में क्या डिफरेंस है, कब हम प्लाज्मोलाइज सेल को डी प्लाज्मोलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, के बाद फिर मैं वही पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, राइट। वेल अब देखिए, आप इसी कंडीशन को समझिएगा, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए, कंडीशन ये थी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्लांट की सेल थी, ये एक बड़ा सा इसमें वैक्यूल है स्टूडेंट्स। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसका हो रहा है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब वाटर बाहर आ रहा है। जब वाटर बाहर आता है स्टूडेंट्स तो ये एग्जैक्टली प्लाज्मोलाइसिस हो रही है स्टूडेंट्स। और ये जब प्लाज्मोलाइसिस होगी स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, ये जो सेल है ये बेसिकली इसका जो ये वाला ये तो ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका प्रोटोप्लाज्म ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। इस सेल को हम कहेंगे स्टूडेंट्स प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी ये सेल जो है स्टूडेंट्स ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। अभी आपको आगे और अच्छे समझ में आएगा, इसका मतलब इसके अंदर से एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर निकल रहा है, पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, इसको कहेंगे हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होती है। अब एक चीज़, ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को फ्रेश वाटर में या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हो तो वो सेल फिर से डी प्लाज्मोलाइज्ड होके इस तरीके की सेल बन जाती है, राइट। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सेल को ये जो हमने इसमें लिया है ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, या फिर आप इसको हाइपोटोनिक लिख दीजिए, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं। सेम इसी चीज़ को स्टूडेंट्स, इसको अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं, अब ये जो कंडीशन बनी है ये वाली, इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर रखते हैं स्टूडेंट्स तो ये फिर से डी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, डी प्लाज्मोलाइज्ड। अभी आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स कि प्लाज्मोलाइसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है प्लाज्मोलाइज्ड का, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं पहले स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा था स्टूडेंट्स कि कैसे प्लांट से या फिर एनिमल से एंडोऑस्मोसिस होती है, एक्सोऑस्मोसिस होती है, सेल कैसे टर्जिड हो जाती है और सेल कैसे फ्लैसिड हो जाती है। बस सिर्फ इतना सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब स्टूडेंट्स एग्जैक्टली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। अब इसमें इस टॉपिक में आने से पहले, बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस टॉपिक पे आने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है जो समझना बहुत ज़रूरी है। उस टॉपिक को जब आप समझोगे स्टूडेंट्स तो आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। वो टॉपिक ये है स्टूडेंट्स, टर्गर प्रेशर।
ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये टर्गर प्रेशर वर्ड क्या है। देखो आपको प्रेशर वर्ड से तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, प्रेशर लगेगा, और टर्गर से आपको टर्जिडिटी समझ में आ रही होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी सेल को, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आप किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं स्टूडेंट्स, तो एक टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है अगेंस्ट द सेल वॉल, जब एक्सोऑस्मोसिस होती है तब। इसी को बेसिकली टर्गर प्रेशर कहते हैं। फिर से समझिएगा स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास एक सेल है, उस सेल को आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आप उस सेल को रखोगे तो स्टूडेंट्स ये होगा कि वो सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा, सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा, और सेल के अंदर जब वाटर एंटर करेगा तो सेल के अंदर वो वाटर उस सेल के चारों तरफ, उस सेल में, उस सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके जो रिजिड सेल वॉल है उसके चारों तरफ एक प्रेशर लगाएगा। यही प्रेशर स्टूडेंट्स टर्गर प्रेशर होता है, राइट। अगर हम इस टर्गर प्रेशर की बात करें स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, टर्गर प्रेशर जो होता है, आगे अगर हम आपसे कहें कि फुल्ली टर्जिड सेल हो रही है, फुल्ली एक मैक्सिमम टर्जिड सेल हो, टर्जिड जो सेल है वो, उसका टर्गर प्रेशर क्या होगा। और एक छोटा सा डिफरेंस और मैं बताऊंगा अभी कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसके एग्जैक्टली इक्वल होती है टर्गर प्रेशर। कैसे, और आपके अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप टर्गर प्रेशर की पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ, एग्जैक्टली टर्गर प्रेशर क्या है, फिर आपको दोनों में इक्वलिटी क्या है वो समझाता हूँ। तो अब हम स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम स्टूडेंट्स बेसिकली स्टार्ट करेंगे टर्गर प्रेशर। क्या है टर्गर प्रेशर? समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। बात करते हैं टर्गर प्रेशर की स्टूडेंट्स। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब भी हम सेल को रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, व्हेन, लिखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन इट इज मीन्स टर्गर प्रेशर की बात हो रही है स्टूडेंट्स। यहां पे मैंने लिखा है फिर, देन इट इज टर्गर प्रेशर की बात हो रही है, then it is the hydrostatic pressure developed, the hydrostatic pressure developed against rigid cell वॉल, यानी रिजिड सेल वॉल के अगेंस्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। और क्यों डेवलप हो रहा है? ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस हो रही है इसीलिए इसके जो सेल वॉल है उसके अगेंस्ट एक प्रेशर डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स, और उस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, टीपी कहते हैं। आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये है बेसिकली टर्गर प्रेशर। दूसरा स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिए, हमने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब ये है जब तक मैक्सिमम वाटर आएगा, जब तक मैक्सिमम वाटर एंटर करेगा स्टूडेंट, जितना मैक्सिमम वाटर एंटर करेगा, सबसे मान लीजिए वाटर एंटर कर रहा है और बहुत सारा वाटर एंटर कर गया, जब बहुत सारा वाटर एंटर कर गया अब उससे ज़्यादा वाटर एंटर करेगा ही नहीं, आ गया, तो इसका मतलब वहाँ का प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, टर्गर प्रेशर, वो मैक्सिमम टर्गर प्रेशर होगा। और स्टूडेंट्स उसके अलावा वाटर आएगा ही नहीं, इसका मतलब वो जो जितना प्रेशर वहाँ पे टर्गर प्रेशर लगा रहा है वही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जैसे आपको हमने ये बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल डैम है,
हम डैम जो बना होता है स्टूडेंट्स, वहाँ से प्रेशर जा रहा है। अब वो वाटर जिस प्रेशर से आ रहा है, हमें वो नहीं पता है कि वो किस प्रेशर से आ रहा है, लेकिन हम उसको एक्सटर्नल सोर्स से रोक दें, और जितने प्रेशर से हम रोकेंगे ताकि वो वाटर रुक जाए, तो वो जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, वही एग्जैक्टली वाटर का प्रेशर होता है, राइट। सेम चीज़ वही भी यहाँ पर भी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम टर्गर प्रेशर मैक्सिमम निकाल लेते हैं, और जो मैक्सिमम टर्गर प्रेशर आता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम फुल्ली टर्जिड सेल की बात करें, तो इन फुल्ली टर्जिड सेल जो टर्गर प्रेशर होगा स्टूडेंट्स, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। टर्गर प्रेशर जो होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं बार बार ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद में पाई लिख रहा हूँ। ये इसलिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल ना समझे। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक दूसरी चीज़ है और ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक वर्ड और है स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड है, बहुत ज़रूरी है। टर्गर प्रेशर के बाद एक होता है वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही वाटर एंटर करता है अंदर की तरफ, यानी वो चारों तरफ एक प्रेशर लगाता है। जितना प्रेशर वो लगाता है स्टूडेंट्स, उतना ही इक्वल और अपोजिट प्रेशर स्टूडेंट जो सेल वॉल है वो लगाती है। ध्यान से समझिएगा, सेल वॉल जो है वो लगाती है प्रोटोप्लास्ट पे। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल माइनस सेल वॉल, वही बेसिकली प्रोटोप्लास्ट होती है। तो प्रोटोप्लास्ट पे अगेंस्ट प्रोटोप्लास्ट पे इक्वल और अपोजिट प्रेशर जो लगता है स्टूडेंट्स, वो की वॉल प्रेशर होता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं। वॉल प्रेशर स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, राइट। सो ये क्या है स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अपोजिट डायरेक्शन में है ये बात अच्छे से ध्यान रखना। इट इज इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर, it is equal and opposite pressure exerted by स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा है, यहाँ पे प्रेशर जो है स्टूडेंट्स वो रिजिड सेल वॉल लगा रही है। वहाँ पे प्रेशर वो वाटर आ रहा था वो लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कौन लग रहा है, रिजिड सेल वॉल लगा रही है। कहाँ लगा रही है, प्रोटोप्लास्ट में। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाई रिजिड सेल वॉल ऑन प्रोटोप्लास्ट, राइट स्टूडेंट्स। इसको हम बेसिकली कहते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मान लीजिए अगर आपके पास एक सिस्टम है, वहाँ पे सेल नहीं है, सेल इन द सेंस मान लीजिए वो कंप्लीटली क्लोज सेल नहीं है स्टूडेंट्स। ऐसे सपोज लीजिए ये है और यहाँ पे ये बेसिकली एक सेल है, और यहाँ पे ये हो रहा है। इसका मतलब ये एंट्री हो रही है, और क्या कहते हैं टर्गर प्रेशर हो रहा है अगेंस्ट रिजिड सेल वॉल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, नहीं ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ये एग्जैक्टली मैं बता रहा था आपको टर्गर प्रेशर क्या होता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिस्टेक किया मैंने। ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस थोड़ी ना होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा स्टूडेंट्स, एंडोऑस्मोसिस। क्योंकि वाटर अंदर कर रहा है ना, अंदर आ रहा है, तो एग्जैक्टली एंडोऑस्मोसिस होगा, एक्सोऑस्मोसिस नहीं होगा। मैंने एक्सोऑस्मोसिस लिख दिया था, इस बात को ध्यान रखना है। तो एग्जैक्टली ये हो रहा है, इसको मुझे यहाँ समझ में आया क्योंकि यहाँ पे मैंने वाटर एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एक्सोऑस्मोसिस थोड़ी ना होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, इस एक्सोऑस्मोसिस की, तो जब तक ये क्लोज सिस्टम नहीं होगा जब तक ये स्टूडेंट्स ये क्लोज सिस्टम नहीं होगा, तब तक जो भी टर्गर प्रेशर लग रहा है, वो टर्गर प्रेशर सही से काम ही नहीं करेगा, टर्गर प्रेशर लगेगा ही नहीं अच्छे से स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्गर प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, वो ऑस्मोटिक बैरियर, यानी आप ये कह दीजिए कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अगर वो डिलिमिटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर विथ ऑस्मोटिक बैरियर,
उसी पे एप्लीकेबल होता है। नॉट अप्लीकेबल टू फ्री ओपन सोल्यूशन, यानी अगर कोई फ्री ओपन सोल्यूशन है तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स जहाँ पे सेमी परमेबल ऑस्मोटिक बैरियर होगा, कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक बैरियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, वहीं एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखता हूँ, आपको यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। टर्गर pressure is applicable to solution with with osmotic barrier। ध्यान रखना इसको स्टूडेंट्स, आप इसको ऑस्मोटिक बैरियर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज, क्योंकि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आ रही है तो आप इसको लिख सकते हो स्टूडेंट, डिलिमिटेड बाय सेमी परमेबल, डिलिमिटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड नॉट applicable, this is very important students, not applicable to free or open space, not applicable to free or open solution, not applicable to free or open solution। फ्री और ओपन सोल्यूशन में बस सिंपल सा आप इतना मतलब समझिए स्टूडेंट्स, अगर कहीं टर्गर प्रेशर है तो वो फ्री यानी ओपन सोल्यूशन में अप्लाई नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं टर्गर प्रेशर के, राइट। दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बताऊंगा स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली प्लांट्स के लिए। जो प्लांट की जो शेप होती है सेल की, मेंटेन करने का शेप जो होता है स्टूडेंट्स, वो इसी टर्गर प्रेशर की वजह से ही प्लांट का शेप मेंटेन होता है। प्लांट सेल का जो शेप होता है इसी की वजह से मेंटेन होता है। अदरवाइज स्टूडेंट्स अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दोगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो पानी जो होते हैं वो अंदर एंटर करेगा और सेल बस्ट कर जाएगी। ये जो टर्गर प्रेशर होता है ये इसके सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है, पहला फंक्शन। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, यानी प्लांट ग्रो करेगा, इलोंगेट करेगा, फिर उसके बाद फिर आगे और इलोंगेट करेगा। इसका मतलब ग्रोथ में, प्लांट की सेल की ग्रोथ में और इलोंगेशन में ये भी टर्गर प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया, दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बताएं टर्गर प्रेशर के, वो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मेरे पास स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस। दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स, दोनों सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। पहला सिग्निफिकेंस कि शेप को मेंटेन करता है, तो मेंटेन शेप ऑफ प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा ग्रोथ और इलोंगेशन में भी हेल्प करता है। सो हेल्प इन ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल की ग्रोथ और इलोंगेशन में भी हेल्प करता है टर्गर प्रेशर, राइट। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने आपको टर्गर प्रेशर के बारे में बताया। अब मैं आपको फिर से वहीं लेके चलूंगा, प्लाज्मोलाइसिस हमने आपको बताया था एग्जैक्टली होती क्या है। अब हम आपको प्लाज्मोलाइसिस के अलग अलग टाइप्स बताएंगे, एग्जैक्टली कैसे प्लाज्मोलाइसिस होती है, किसको हम कौन सी प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे वो भी आपको समझाएंगे। फिर स्टूडेंट्स जैसे ही हमारा वो प्लाज्मोलाइसिस ख़त्म होगा, फिर हम आपको बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस का जो यूज़ है, कॉमर्शियल यूज आप कह सकते हो, वो आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली कॉमर्शियल यूज़ क्या है प्लाज्मोलाइसिस का, और फिर हम अपने टॉपिक को एंड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको लेके चलते हैं फिर से प्लाज्मोलाइसिस पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मोलाइसिस। आई होप आपको समझ में आ रहा हो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग है, वॉट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स।
अब हम आते हैं उसी टॉपिक को जो हमने वहाँ पे कंप्लीट करके छोड़ा था। बेसिकली वो जो टॉपिक था स्टूडेंट्स प्लाज्मोलाइसिस। तो अब हम प्लाज्मोलाइसिस पे आते हैं और आप ध्यान से समझिएगा एग्जैक्टली क्या है प्लाज्मोलाइसिस और क्या क्या डिफरेंसेस है, यानी क्या किस स्टेज को आप प्लाज्मोलाइसिस एग्जैक्टली कहोगे, राइट। सुनिएगा, सपोज स्टूडेंट्स आपके पास फिर से वही प्लांट सेल है और उसी प्लांट सेल को आप एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। जब आप उस प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, मैं आपको एक साइड में इसको बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ लिखने के लिए हम स्पेस यूज कर सकें स्टूडेंट्स। ये सपोज ये आपके पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ये है स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हम एक प्लांट सेल को प्लेस कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम एक प्लांट सेल को प्लेस कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स आपको। राइट, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने एक प्लांट की सेल को प्लेस कर दिया। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ये इसका रहा वैक्यूल, ये सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है हाइपोटोनिक। अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है सेल से बाहर आना स्टार्ट होगा, राइट। अब एक चीज़ और आपको मैं ये भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसमें सोल्यूट हैं, सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट जो है वाटर है और सोल्यूट जो है वो सॉलिड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सॉल्वेंट होगा स्टूडेंट्स ये वाटर होगा। अब ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इतनी तो आपको हमें लगता है समझ होगी। अब एग्जैक्टली होगा स्टूडेंट्स क्या, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर बाहर आना स्टार्ट होगा, राइट। इसका मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, इसमें एक्सो ऑस्मोसिस होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई। यस, ऑस्मोसिस होगी। और ये जो ऑस्मोसिस होगी स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि इसमें जो वाटर मूव कर रहा है सबसे पहले सेल से बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स, बाद में वो साइटोप्लाज्म से निकलेगा। पहले सेल के साइटोप्लाज्म से निकलेगा, उसके बाद वो सेल के सैप से निकलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। वाटर मूव्स आउट, ये भी हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, वाटर मूव्स आउट, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। पहले आप ये बताओ स्टूडेंट्स, सबसे पहले कहाँ से मूव होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ साइटोप्लाज्म। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, वाटर मूव्स आउट, ऐसे लिखिए, वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल फर्स्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। सबसे पहले स्टूडेंट साइटोप्लाज्म से आएगा, एंड देन फ्रॉम सेल सैप, एंड देन फ्रॉम सेल सैप। सुनिएगा, सबसे पहले वाटर इस साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा, उसके बाद सेल सैप से बाहर आएगा, राइट। अब एग्जैक्टली होगा क्या, दोनों तीनों में डिफरेंस समझिएगा स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं जिसको हम लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। हम नाम पहले आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली वाली कंडीशन को हम कहते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। ये है क्या, इसको भी ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस क्या है, ये बेसिकली लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। सुनिएगा, अगर हम लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस की बात करें स्टूडेंट्स, तो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, बहुत थोड़ा ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे पानी इसमें से बाहर आएगा स्टूडेंट्स। तो थोड़ा स्टूडेंट्स, लेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होगा इसमें से, एक्सोऑस्मोसिस होगी, राइट। तो अगर ऐसा होगा स्टूडेंट्स, तो वैक्यूल की साइज डिक्रीज होगी। थोड़ा बहुत वाटर लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स, वैक्यूल की साइज डिक्रीज होगी। लेकिन ये जो प्रोटोप्लास्ट है स्टूडेंट्स, ये प्रोटोप्लास्ट पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट इस सेल से अटैच रहेगा, सेल वॉल से अटैच रहेगा, कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। तो इसमें बेसिकली स्टार्टिंग फेज में ये जो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस होती है, इसके अंदर इसमें जो सेल होती है
वो सेल को आप फ्लैसिड कंडीशन में कह सकते हो कि सेल फ्लैसिड कंडीशन में है। हालांकि इसके बाद वाली जो स्टेज होती है स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली हम प्लाज्मोलाइज्ड कहेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल जो होती है वो फ्लैसिड कंडीशन में आती है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे एग्जैक्टली, तो ये जो डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे, इस लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस को ऐसे समझ सकते हो। सपोज स्टूडेंट्स, मैं अभी इस डायग्राम को इरेज कर दूंगा। ये मान लीजिए आपके पास एक डब्बा है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये सपोज आपके पास डब्बा है स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, इसमें से बलून डाल दीजिए और फिर इस बलून को ऐसे फुला दीजिए अंदर, राइट। एयर भर दीजिए, कहने का मतलब यहाँ पे इसके अंदर एयर एंटर करा दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कीजिए, आप इस बलून में से धीरे धीरे एयर को बाहर निकालिए। जब आप बलून को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे स्टूडेंट्स, अभी ये इस कंडीशन को हम ले लेते हैं। बेसिकली ये बलून ऐसे फैला हुआ है, राइट, और थोड़ा सा ये, हालांकि अब एयर बाहर तो निकलेगी, लेकिन ये बलून जो है स्टूडेंट्स वो इंटैक्ट रहेगा। इस वाले से बलून इंटैक्ट रहेगा, एयर बाहर भले निकलेगी लेकिन बलून इंटैक्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा एयर बाहर नहीं निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इसमें लॉस जो होता है बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, और इसको हम कहेंगे लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। तो इसके बारे में हम ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, ग्रेजुअल लॉस ऑफ वाटर। कहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है हमें पता ही है, आउट ऑफ द सेल। लॉस ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, और इसी को स्टूडेंट्स हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, राइट। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, राइट। दूसरा, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है स्टूडेंट्स, वो प्रोटोप्लास्ट इंटैक्ट रहेगा। वो प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो डिटैच नहीं होता स्टूडेंट्स। तो प्रोटोप्लास्ट रिमेन अटैच्ड विथ सेल वॉल। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। प्रोटोप्लास्ट रिमेन अटैच्ड विथ सेल वॉल, राइट। प्रोटोप्लास्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो सेल वॉल से अटैच्ड होता है। बट एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अब आप ये बताइए, सिंपल सी बात है, इसके अंदर से वाटर बाहर निकल रहा है। अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो क्या इसमें कोई टर्गर प्रेशर लग सकता है स्टूडेंट्स? क्या ये कोई टर्गर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? भाई टर्गर प्रेशर तो तब लगता है जब इसमें कोई एंडोऑस्मोसिस होती हो। एक्सोऑस्मोसिस में टर्गर प्रेशर लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे कोई भी टर्गर प्रेशर वॉल पे नहीं लगेगा। हम इस पॉइंट को यहीं पे ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, बट इसी पॉइंट में उस पॉइंट को भी ऐड कर देते हैं। बट डू नॉट एक्सर्ट टर्गर प्रेशर ऑन द सेल वॉल। तो बट डू नॉट एक्सर्ट टर्गर प्रेशर ऑन सेल वॉल। कोई भी टर्गर प्रेशर सेल वॉल पे लगेगा ही नहीं। और अगर सेल वॉल पे टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, तो इसमें सपोज ये इस कंडीशन की हम आपको यहाँ पे सेल बना के बता देते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये सेल है, ये इसका एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ये अब इसका ये जो है स्टूडेंट्स प्रोटोप्लास्ट वो इंटैक्ट है, इस पर कोई भी टर्गर प्रेशर नहीं लग रहा है। इसका मतलब इसका टर्गर प्रेशर जो है स्टूडेंट्स वो ज़ीरो है। और टर्गर प्रेशर अगर ज़ीरो है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन को हम फ्लैसिड सेल भी कहते हैं। ध्यान रखना, इस कंडीशन को फ्लैसिड सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है। और इसको हम इक्वल टू करा सकते हैं स्टूडेंट्स आइसोटोनिक सोल्यूशन से, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट जो आइसोटोनिक सोल्यूशंस होता है वहाँ पर भी कोई भी टर्गर प्रेशर नहीं लगता। आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई भी टर्गर प्रेशर नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे बाहर से कोई अंदर एंट्री होती ही नहीं। और अगर अंदर एंट्री नहीं हो रही स्टूडेंट्स, तो टर्गर प्रेशर लगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, तो इसी वाले को हम कहते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। अब एक्चुअली प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस से स्टार्ट होता है, उसको आपको बताते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, राइट। देखिएगा स्टूडेंट्स,
चलिए, अब फिलहाल आप पहले ये समझिए स्टूडेंट्स कि दूसरा वाला जो टर्म है, मैंने उसको भी रफ कर दिया, कोई इशू नहीं है, आपको समझ में आएगा। अब हम आपको जो दूसरा बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है एग्जैक्टली इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस? एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स। अब जो ग्रेजुअल हो रहा था स्टूडेंट्स, वहाँ से जो वाटर निकल रहे हैं, यहाँ से भी, वहाँ से जो वाटर निकल रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से भी वाटर निकलेंगे और वैक्यूल का साइज जो होता है वो और आगे डिक्रीज होगा। वहाँ पर भी वैक्यूल्स का साइज डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे वैक्यूल्स का साइज फर्दर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो प्रोटोप्लास्ट थी स्टूडेंट्स, वो यहाँ से डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगी कॉर्नर से। बेसिकली कहाँ से डिटैच होगी? कॉर्नर से डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को हम बेसिकली कहते हैं स्टूडेंट्स इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, उसी में हम आगे बढ़ाते हैं इस पॉइंट को। वो पॉइंट जो हमने लिखा था, सेम वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखेंगे। यानी अब कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। फिर से लिखते हैं, आगे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर, और कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर को ही हम एक्सोऑस्मोसिस यानी कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स, वैक्यूल का साइज जो होता है वो भी, वैक्यूल साइज फर्दर डिक्रीजेस, यानी वैक्यूल्स का साइज जो होता है और फर्दर डिक्रीज होते चले जा रहा है। और वैक्यूल्स का साइज डिक्रीज होने के साथ साथ स्टूडेंट्स, जो प्रोटोप्लास्ट थी वो डिटैच होना स्टार्ट हो गई। यानी प्रोटोप्लास्ट डिटैचेस, और कहाँ से डिटैच होती है ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। प्रोटोप्लास्ट डिटैचेस फ्रॉम सेल वॉल एट कॉर्नर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। कॉर्नर से प्रोटोप्लास्ट डिटैच होना स्टार्ट हो गई। प्रोटोप्लास्ट डिटैच होना स्टार्ट हो, इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप डायग्राम समझिए स्टूडेंट्स। इसका डायग्राम ऐसे समझिएगा। जी, ये हमने आपको एक सेल बनाई स्टूडेंट्स। अब एग्जैक्टली ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से स्टूडेंट्स बेसिकली इस कॉर्नर से डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है ये तो वैक्यूल है, यहाँ से भी वाटर का लॉस हो रहा है। तो ये बेसिकली डायग्राम बनेगा। और अगर आपने वो जो डायग्राम देखा था स्टूडेंट्स, ये वाला जो डायग्राम जो मैंने आपको बनाया था एक डब्बे का जो फॉर एग्जाम्पल था, उसमें ये जो यहाँ पे थी स्टूडेंट्स, अब वो इस तरीके से ऐसे इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगी, राइट। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब कॉर्नर से प्रोटोप्लास्ट डिटैच होने लगे, पानी और धीरे धीरे कंटिन्यूअसली निकलने लगे स्टूडेंट्स, उस कंडीशन को हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में ये कंडीशन आती है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद तीसरा कंडीशन जो होता है, पूरा का पूरा सेल ही यहाँ पे स्टूडेंट्स श्रिंक हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। तीसरा सी वाले कंडीशन की बात करते हैं इसको, यानी यहाँ पे हमें पूरा का पूरा इविडेंट मिल रहा है, पूरा का पूरा प्रूफ मिल रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हम इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस का मतलब इसमें फर्दर एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डिटैच हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीटली प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल वॉल से डिटैच हो गया है। इसको हम कहते हैं इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, राइट। सो यहाँ पे हम इस पॉइंट में ये चीज़ हमने कंटिन्यू लिखा था स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, फर्दर एक्सोऑस्मोसिस हो रही है। सो फर्दर एक्सोऑस्मोसिस एंड जो प्रोटोप्लास्ट है स्टूडेंट्स वो डिटैच हो रहा है, एंड प्रोटोप्लास्ट डिटैचेस
कंप्लीटली फ्रॉम सेल वॉल, यानी सेल वॉल से प्रोटोप्लास्ट कंप्लीटली डिटैच हो गया स्टूडेंट्स, राइट। इस कंडीशन को आप कह सकते हो कि हाँ अब सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गई, तो आप इसको कह सकते हो सेल इज नाउ प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड, यानी बेसिकली स्टूडेंट्स इस कंडीशन को आप कहोगे कि हाँ प्लाज्मोलाइसिस हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स तो जो सेल होती है वो डाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट। इसको भी लिख देते हैं, इट विल डाई सून, यानी इस कंडीशन पे स्टूडेंट जो सेल होती है वो खत्म हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, यानी ज़्यादा दिन तक अब सेल सर्वाइव नहीं करेगी। इसके हम एग्जांपल्स भी आपको बताएंगे, 2-3 एग्जांपल, हालांकि वो मैं सिग्निफिकेंस में आपको लिखा दूंगा स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे उस एग्जांपल को आने से पहले स्टूडेंट्स इसका जो डायग्राम होता है उसका डायग्राम क्या होगा ध्यान से समझिए। इसका डायग्राम अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे इस कंडीशन को, बहुत अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो प्रोटोप्लास्ट है स्टूडेंट, ये प्रोटोप्लास्ट एकदम श्रिंक हो जाएगा इस तरीके से एकदम, राइट। इस तरीके से प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अब दो चीज़ और आती है, पहले मैंने आपको बता दिया था कि टर्गर प्रेशर फर्स्ट वाले कंडीशन पर जो हमने आपको लिमिटिंग प्लाज्मोलाइज बताया था उसमें हमने बताया था टर्गर प्रेशर 0 होता है और उसकी जो सेल होती है वो फ्लैसिड होती है। लेकिन हम इन दोनों सेल की बात करें स्टूडेंट्स, ये जो दोनों सेल होती हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों सेल की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो सेल हैं इन दोनों सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स प्लाज्मोलाइज्ड सेल। पहली वाली सेल थी स्टूडेंट्स वो फ्लैसिड सेल थी, लेकिन ये दोनों जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, वहाँ पे टर्गर प्रेशर 0 बताया था स्टूडेंट्स हमने, यहाँ का टर्गर प्रेशर क्या होगा। अब पहली बात तो स्टूडेंट्स आप ये कहोगे कि इसमें कोई चीज़ अंदर एंटर ही नहीं कर रही। अगर कोई चीज़ एंटर कर ही नहीं रही है स्टूडेंट्स, तो टर्गर प्रेशर तो सवाल ही नहीं बनता कि कुछ ना कुछ टर्गर प्रेशर होगा। 0 ऑफकोर्स 0 से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर सोल्यूशन इसका जो होता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो एंटर करना स्टार्ट कर देगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन भर जाएगा इसके अंदर, उसका भी इस पर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसका उसका भी प्रेशर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये खुद तो प्रेशर लगा ही नहीं रही है, खुद का टर्गर प्रेशर लग ही नहीं रहा है, इसका प्रेशर स्टूडेंट्स आप समझो, पहले इसका प्रेशर धीरे धीरे और कम हो रहा है, यानी इसको प्रेशर लगाना चाहिए, पॉजिटिव लगाएगी तो पॉजिटिव प्रेशर, अब कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि टर्गर प्रेशर यहाँ नेगेटिव हो जाता है। ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, टर्गर प्रेशर बिकम्स नेगेटिव। इस केस में होता है टर्गर प्रेशर बिकम्स नेगेटिव। इस केस में स्टूडेंट्स टर्गर प्रेशर जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस पे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं सिग्निफिकेंस भी लिखा दूंगा, पहले आप समझिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा हमारे घरों में पिकल्स, अचार बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। जब अचार बनाया जाता है तो उस अचार में बहुत सारे मसालों के साथ स्टूडेंट्स बहुत सारा नमक भी डाल दिया जाता है। वो नमक बहुत सारा इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब भी कभी बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करे, यानी बैक्टीरिया जब भी उसके ऊपर आए, बैठे, ग्रो करे, तो बैक्टीरिया इसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा यानी वाटर बहुत कम है, यानी सोल्यूट्स में बहुत ज़्यादा है। बैक्टीरिया के पास एज़ कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा होता है, यहाँ पे वाटर कम होता है इनफैक्ट। तो स्टूडेंट्स वाटर जो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरह लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है बैक्टीरिया का, यानी बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। और अगर बैक्टीरिया की सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा और बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ये एक रीज़न होता है स्टूडेंट्स, जो पिकल्स होते हैं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाने के लिए बहुत सारा सॉल्ट डाला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो अपने जैम और जेलीज देखी होगी स्टूडेंट, जो बहुत मीठी होती है, जैम और जेलीज जो बहुत मीठी होती है स्टूडेंट्स, उसका भी फंडा यही है, क्योंकि उसके अंदर जो सोल्यूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स, अगर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे वाटर नहीं है। सेम वही चीज़ अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो वाटर फिर से बैक्टीरिया से बाहर आ जाएगा, फिर से उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, और अगर प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा स्टूडेंट्स तो वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो नहीं हो पाती क्योंकि उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है।
राइट। एक और इसका वो है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको लिखा दे रहा हूँ ये तीनों के तीनों जो सिग्निफिकेंस है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, आप उसको समझिए। जो वीड्स होती हैं स्टूडेंट्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए सॉल्टेड वाटर का सोल्यूशन जो होता है सॉइल में डाल दिया जाता है, ताकि वीड जो होती हैं स्टूडेंट्स वो खत्म हो जाए। वो इसलिए होता है क्योंकि जो रूट्स होती हैं, उनकी सेल्स की जो रूट्स होती हैं स्टूडेंट्स, रूट की जो सेल्स होती हैं बेसिकली वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती हैं। और अगर रूट की सेल्स ही प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएं, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अगर रूट की सेल्स ही प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएं तो सेल सर्वाइव नहीं करेंगी। अगर रूट ही सर्वाइव नहीं करेगा तो प्लांट ही सर्वाइव नहीं करेगा, यानी वीड से हमें छुट्टी मिल जाएगी, राइट। ये चीज़ें। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली आपने सुना होगा कि जैसे अगर कोई प्लांट को सुखाना हो, प्लांट को मारना हो, तो लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के, बेसिकली बहुत सारा नमक वाला जो वाटर होता है उसके उसकी जो क्या कहते हैं रूट्स होती हैं, उस रूट्स पे सॉल्टी वाटर डाल दिया जाता है। सॉल्टी वाटर डालने से यही होता है, फिर से सॉल्टी वाटर होने की वजह से स्टूडेंट्स बाहर सेल्स में, रूट की जो सेल्स होती है वहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, और हमने वहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है और हमने उसके चारों तरफ बहुत सारे सॉल्टी वाटर डाल दिया, यानी वहाँ पे वाटर कम सॉल्ट ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रूट में से पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और रूट की सेल्स का प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, रूट की सेल्स मर जाती है, डेथ हो जाती है, तो फाइनली वो प्लांट ही डेथ हो जाता है, प्लांट ही मर जाता है, राइट स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको मैं आपको तीनों के तीनों जो यूजेस हैं, तीनों चारों जो भी हैं प्लाज्मोलाइसिस का, वो आपको लिखा देता हूँ, राइट। सो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या सिग्निफिकेंस है प्लाज्मोलाइसिस का। चलिए आते हैं स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस में। यूजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस का सबसे पहला यूज जो हमने आपको बताया, इनहिबिट करने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। सो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ इन सॉल्टेड पिकल्स, राइट, पहली चीज। दूसरा सेम वही चीज स्टूडेंट्स, टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। अब यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ किसकी इनहिबिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो जैम और जेलीज होती हैं, तो शुगर की होती हैं स्टूडेंट्स बेसिकली, तो इन शुगर, जैम एंड जेलीज, राइट। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट यूज। तीसरा यूज की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा यूज भी हमने आपको बताया था कि जो वीड्स होती हैं उसको रिमूव करने के लिए, रूट, ठीक। सो वीड्स आर रिमूव्ड बाई, किसको, बाई पुटिंग सॉल्टेड सॉल्यूशन कह सकते हैं स्टूडेंट्स इन सॉइल। सो बाई पुटिंग सॉल्टेड सॉल्यूशन इन सॉइल। अच्छा, कुछ और यूज है स्टूडेंट्स का, इसका और कुछ यूज है, यस। इससे हम ये पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सी सेल लिविंग है या कौन सी सेल डेड है, क्योंकि बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स प्लाज्मोलाइसिस होता है, वो हम प्लाज्मोलाइसिस, आपको याद है प्लाज्मोलाइसिस जो हम परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, वो डेड सेल में परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी सेल लिविंग है और कौन सी सेल डेड है। तो टू आइडेंटिफाई लिविंग सेल, ये भी इसका एक फंक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स, टू आइडेंटिफाई लिविंग सेल्स। लिविंग सेल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना।
अब एक और चीज़ स्टूडेंट्स, प्लाज्मोलाइसिस से क्या हो रहा है, बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस से वाटर बाहर निकल रहा है। ध्यान से समझना, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो भी बताता हूँ। प्लाज्मोलाइसिस से उस सेल से बाहर पानी निकल रहा है, राइट। ये जो सेल स्टूडेंट्स हमने बनाया था, बेसिकली इस सेल से पानी बाहर हो रहा है, इसका एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो ये जो वाटर निकल रहा है इससे हम बाहर से प्रेशर लगाते हैं। बाहर से प्रेशर लगा के ये जो वाटर निकल रहा है इतना प्रेशर लगा दें कि ये वाटर निकलना ही बंद हो जाए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। यही तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। मैंने आपको डैम का एग्जांपल दिया था, वाटर आ रहा है उसके अगेंस्ट प्रेशर लगा दो तो वाटर रुक जाएगा, वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। सेम ऐसे ही पानी यहाँ भी बाहर आ रहा है, आप अलग से ऊपर से प्रेशर लगा दीजिए, वो रुक गया, वही इसका प्रेशर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये एक मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का, राइट। सो इट इज़ अ मेथड, मेथड किसका मेथड होता है, किसके मेजर करने का मेथड होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ अ मेथड टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ स्टूडेंट्स, ये एक मेथड है जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, राइट। अब स्टूडेंट 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं जो आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है जो अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर हम इस टर्गर प्रेशर की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट जो आपको ध्यान रखना है और ये हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, अगर मैक्सिमम फुल्ली टर्जिड सेल है, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ होगा, फुल्ली टर्जिड सेल में ही होगा, राइट। सो मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो मैक्सिमम इन फुल्ली टर्जिड सेल, तो जो टर्गर प्रेशर होगा स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर, जो कि टर्गर प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, वो कहाँ पे होगा, टर्जिड सेल में होगा। दूसरा, अगर हम फ्लैसिड सेल की बात करें स्टूडेंट्स तो वहाँ पे टर्गर प्रेशर 0 होगा। तो इन फ्लैसिड सेल, अभी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, टर्गर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और ये मैंने फ्लैसिड सेल में आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स, वो जो फ्लैसिड सेल है आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, राइट, ये आपको पता ही होगा। और अगर हम प्लाज्मोलाइसिस सेल की बात करें तो टर्गर प्रेशर निगेटिव होता है, ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल या फिर प्लाज्मोलाइसिस वाली सेल जो है उसका जो टर्गर प्रेशर है स्टूडेंट्स वो निगेटिव होता है, ये भी आपको बता चुका हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और सभी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, राइट। एक नोट, हालांकि जो अभी मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने लिखवाया नहीं था। हालांकि मैंने प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको एक नोट के फॉर्म में लिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या है। तो वो नोट आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस नोट को फिर मैं आपको लिखा देता हूँ, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 1-2 नोट लिखते हैं। पहला नोट स्टूडेंट्स, प्लाज्मोलाइसिस जो है ये लिविंग प्रॉपर्टी है, यानी प्लाज्मोलाइसिस जो जितना भी प्लाज्मोलाइसिस हमने आपको बताया ये लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है, यानी डेड सेल में प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि लिविंग सेल और डेड सेल को पहचानने के लिए, लिविंग सेल को पता करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ, पहला नोट जो है स्टूडेंट्स प्लाज्मोलाइसिस, या फिर इट इज़ प्लाज्मोलाइसिस is property of living cell। प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो स्टूडेंट्स वो लिविंग सेल का प्रॉपर्टी होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी डीप्लाज्मोलाइसिस भी होता है, हो सकता है जब आप प्योर वाटर में उसको रख दो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दो, राइट। सो प्लाज्मोलाइसिस is reversible
रिवर्सिबल, या फिर आप इसको कह सकते हो डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स। कब पॉसिबल है? व्हेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इसको कहाँ रख दें, जब हम इसको वाटर में रख दो, व्हेन केप्ट इन प्योर वाटर, व्हेन केप्ट इन प्योर वाटर। या फिर स्टूडेंट्स प्योर वाटर की जगह आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी लिख सकते हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। प्योर वाटर की जगह आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी ले सकते हो, राइट। तो ये हुआ स्टूडेंट्स दो नोट जिसको आपको ध्यान रखना है कि एक लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है प्लाज्मोलाइसिस, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनिएगा, बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट और आपको लगेंगे, मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर को ही हम एक प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं। ध्यान रखना, सोल्यूट पोटेंशियल अलग है, प्रेशर पोटेंशियल अलग है। ये जो टर्गर प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, इस टर्गर प्रेशर को हम प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स प्रेशर पोटेंशियल। वैसे ही आपको नाम से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, प्रेशर और पोटेंशियल, और यहाँ भी प्रेशर है तो प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, राइट। ये सारी बातें जो हो रही है वाटर ये जितनी भी सारी बातें अभी मैं बता रहा हूँ, 2-3-4 और बातें स्टूडेंट्स, ये आपको वाटर पोटेंशियल में काम आएगी आगे चल के और आपको समझने में बहुत हेल्प करेगी। एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, जो टर्गर प्रेशर होता है ये वॉल प्रेशर के ही बराबर होता है, लेकिन ये निगेटिव होता है। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर निगेटिव होता है। हमने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बताया स्टूडेंट्स, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट पोटेंशियल, जो कि हमने ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहा था, उसके भी बराबर होता है, लेकिन ये कैसा होता है? निगेटिव होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बात ध्यान रखना। अब एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपसे मैं एनसीईआरटी में, हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉल्व भी किया हुआ है, उसमें एनसीईआरटी में दिया है, आपको मैं उस क्वेश्चन को समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों नोट्स और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको अब बताता हूँ कि वो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स एग्जाम में। सुनिएगा, क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स, ये बेसिकली सॉल्यूट्स हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये सॉल्यूट्स हैं। अब आप खुद अपने हिसाब से बताइए स्टूडेंट्स, अगर ये सॉल्यूट्स हैं, इसमें सॉल्यूट्स कम है, इसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं। अगर इसमें सॉल्यूट्स कम है इसका मतलब इसमें वाटर ज़्यादा है। अगर वाटर ज़्यादा है तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ये बताइए, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं? यस स्टूडेंट्स, ये हाइपोटोनिक होगा, वेरी गुड। ये कैसा होगा स्टूडेंट्स? हाइपरटोनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम, इसका मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन। वाटर कहाँ ज़्यादा है स्टूडेंट्स? यहाँ ज़्यादा। तो आप सेकंड पॉइंट पे ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे वाटर क्या है, यहाँ वाटर मोर है, यहाँ वाटर लेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब आपको ये तो पता है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट्स का ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब वाटर यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ए से बी की तरफ मूव करेगा। हालांकि अभी मैं उसको नेक्स्ट जो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस होगा वो भी बताऊँगा मैं, आगे यहाँ पर मूव करेगा। बट अब यहाँ से यहाँ की तरफ ज़्यादा मूव करेगा तो इसको ज़्यादा रोकने के लिए यहाँ से हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। वही तो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगाने पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ लो होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो हाई होगा। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा स्टूडेंट्स वो हाई होगा, और यहाँ पे जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा। और डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें स्टूडेंट्स, सो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें तो ए से बी की तरफ होगा, ए से बी की तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस।
यस, डायरेक्शन जो होगी स्टूडेंट्स वो ए से बी की तरफ होगी, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं आपको, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा? देखो ये तो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर बताया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर कितनी तेज़ी से जा रहा है, पोटेंशियल, वाटर ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी वाटर कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, यहाँ से तेज़ी से मूव करेगा स्टूडेंट्स, ये और वाटर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल होगा स्टूडेंट्स, और वैसे भी मैं आपको ऑस्मोटिक वाटर पोटेंशियल डिटेल में बता चुका हूँ, ये जो होगा यहाँ पे हाई होगा, और यहाँ पे जो होगा वाटर पोटेंशियल ये लो होगा। इस बात को भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। और फिर भी स्टूडेंट्स अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा, ध्यान रखना जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा, वहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा। इस बात को ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स में पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन वो भी बता देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एट इक्विलिब्रियम विच सोल्यूशन हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल, विच सोल्यूशन हैज़ लोअर, विच सोल्यूशन हैज़ लोअर साई एस की वैल्यू, यानी विच सोल्यूशन हैज़, यहाँ पे किस सोल्यूशन का वैल्यू लोअर है ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू कम किस में है। सबसे पहली चीज़ एक ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो हमने लिखा है ये रहा, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ पे कम है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ए वाले का ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है, बी वाले का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम है। बट स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन लेके आया है एट इक्विलिब्रियम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर ज़्यादा था तो वाटर इधर मूव किया, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी ये जो होते हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि वाटर जब जाएगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, जैसे ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन आए, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछ रहा है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे स्टूडेंट्स दोनों, चाहे एक सोल्यूशन ए हो चाहे सोल्यूशन बी हो, दोनों का ये वैल्यू सेम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ये होगा स्टूडेंट्स, बोथ सोल्यूशन ए एंड बी, चाहे सोल्यूशन ए हो चाहे सोल्यूशन बी हो, हैव इक्वल वाटर पोटेंशियल। चाहे सोल्यूशन ए हो चाहे सोल्यूशन बी हो, दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम होगा, राइट। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस लेक्चर बेसिकली। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर नहीं, अभी ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। और आज के लेक्चर में हमने आपको बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस के बारे में डिटेल में बताया। हो सकता है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। मैंने प्लाज्मोलाइसिस बताया, टर्गर प्रेशर बताया स्टूडेंट्स क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स और इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चंस भी, हम क्वेश्चंस वाली सीरीज भी लाए हैं, क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। हो सकता है सैटरडे या संडे को क्वेश्चंस मिले, क्वेश्चंस भी बहुत सारा कराएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं, पढ़ते रहिए अच्छे से स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।